जी हां, महाराष्ट्र में भगवा परचम। मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। देश की सबसे अमीर नगर पालिका में चुनाव हुए। शिवसेना ने 84 सीटें जीती तो बीजेपी ने भी अपना दबदबा कायम रखा। बीजेपी पहले से भी आगे आ गई। 31 सीटों से 81 सीटों पर बीजेपी पहुंच गई। कांग्रेस को भी सीटें तो मिली, लेकिन एमएनएस का करियर पूरी तरह से खत्म होता दिखाई दिया। सबसे पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालेंगे और उसके बाद विश्लेषण करेंगे कि आखिर किस तरह से बीएमसी चुनाव के समीकरण बने और आगे आई बीजेपी। महाराष्ट्र में मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी समेत 10 नगर निकायों, 25 जिला परिषदों और 283 पंचायत समितियों के चुनावों के नतीजे सामने आ गए। हर चुनाव की तरह यहाँ भी कोई पार्टी आगे है, कोई थोड़ा पीछे और किसी को सदमा लगा है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने इस बार खुलकर जिस झंडे को सलाम किया है वो है भगवा। बीएमसी समेत तमाम चुनाव नतीजों में शिवसेना और बीजेपी छाई रही। ये नतीजे बीजेपी के लिए दुगनी खुशखबरी लेकर आए हैं। बीएमसी में 2012 में बीजेपी को महज 31 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जनता ने दोगुना भरोसा बीजेपी पर दिखाया है। मुंबई नगर निकाय बीएमसी के लिए इस बार रिकॉर्ड करीब 55% मतदान हुआ था। मतलब बीजेपी हो या शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी पार्टियों को जनादेश मिला है। हालांकि लंबे वक्त तक एक साथ रहे शिवसेना और बीजेपी इन चुनावों में अलग अलग मैदान पर उतरे, लेकिन जो आस लगाकर उद्धव ठाकरे ने गठबंधन से खुद को अलग किया, नतीजों में उन्हें एक तरफा वैसा जनादेश नहीं मिला। हाँ, जनता ने जरूर पहले और दूसरे दर्जे में भगवा झंडे को ही लहराया। नतीजे के तगड़े करंट से कांग्रेस सदमे में है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने बड़ी हार के बाद इस्तीफा आगे कर दिया है। निरुपम ने हार के लिए पार्टी के अंदर की कलह को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा ने इस हार की भड़ास वोटरों पर निकाली। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव नतीजों से लगता है कि जैसे मुंबई वाले गड्ढे वाली सड़कों, मलेरिया और वाटर टैंकर के साथ ही जीना चाहते हैं। खैर, हार जाने पर अंगूरों के खट्टे होने का मुहावरा कांग्रेस मुख पर बुरा भी नहीं लग रहा। छोटे आम चुनाव माने जाने वाले इस इलेक्शन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने प्रचार की कमान संभाल रखी थी और इस बार के प्रचार में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। फडणवीस ने प्रचार के दौरान भी साफ बोल दिया था कि अगर हार मिली तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। वहीं शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे ने भी आखिरी युद्ध मानकर पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक रखी थी। नतीजा भी सामने है, हर तरफ केसरिया लहर रहा है, लेकिन विजेता नहीं तो विपक्ष की उम्मीद लगाए बैठे राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और AIMIM को कुछ खास हाथ नहीं लगा। सुनील धनखड़, सुदर्शन न्यूज। दरअसल महाराष्ट्र में अगर शिवसेना हार जाती तो ये इसके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी और महाराष्ट्र में इस चुनाव का हारना सबसे बड़ी हार किसी भी पार्टी के लिए होता है। उद्धव ठाकरे क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। पण अजून महापौराची निवडणूक जाहीर होऊ द्या। आता पहिले जरा पेढे वगैरे खा, तुम्ही पण खा, तुम्ही पण महापालिका निवडणूक शिवसेनेचे 10 अधिक उमेदवार शॉर्ट मार्जिन पडले आहेत। त्या ठिकाणी एक गोष्ट नक्की की अजूनही काही जागा या आम्ही अपेक्षित करत होतो, नक्की करत होतो। काही जागा तर फार थोड्या मताने, 7 मताने, 10 मताने, 15 मताने अशा गेल्यात। एका ठिकाणी तर समसमान झाले, तिकडे चिठ्ठीवरती चाललेलं आहे। म्हणजे एवढी जबरदस्त ही लढाई होती। पण मला अभिमान आहे तमाम सैनिकांचा आणि तमाम मुंबईकरांचा। त्यांनी ही सगळी सत्ता संपत्ती बाजूला ठेवून मुंबईवरती सलग 5व्यांदा विश्वास दाखवलाय। खरंच त्यांना मानाचं नजर आ रहे हैं कि हमें इससे ज्यादा की उम्मीद थी, ज्यादा सीटों की उम्मीद थी, लेकिन कई जगहों पर हम 10 और 15 वोटों से हारे हैं, तो वहां पर भी एक तरह से शिवसेना ने ही परचम लहराया है। नाही, त्यांची अवाजवी जी काही मागणी होती ती सुद्धा कळली नाही किती होती।
पाचव्यांदा शिवसेना मुंबई क्रमांक 1चा पक्ष बनलेली आहे, पण जे यश तुम्हाला अपेक्षित होतं साधारण 100च्या वर 105 ते 110चा आकडा एक अपेक्षित मानला जात होता, हे यश तुम्हाला अपेक्षित होतं का? 85 जागांवर तुम्ही समाधानी? मला तर ज्या वेळेला मी लढतो तेव्हा पूर्ण ताकदीने जिंकण्यासाठीच लढतो आणि तसंच लढायचं असतं. त्यावेळेला मनामध्ये आकड्यांचा खेळ चालत नाही. जिंकायचं म्हणजे जिंकायचं. पूरी ताकत के साथ हम लड़े हैं और जीतने का विश्वास हमारे पास था। हालांकि 100 से 105 सीटों का जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जीत जरूरी होती है, सीटें नहीं। ठाणे, नाशिक, उल्हासनगर इथल्या निकालावरती तुमचं काय मत आहे? या सगळ्या निकालावरती एक व्यवस्थित प्रेस किंवा भाष्य म्हणा, ज्या वेळेला पूर्ण निकाल सगळे जाहीर होतील, सगळे लोक मला येऊन भेटतील, तेव्हा मी नक्की देईन. मग काय दुसरं कोणाचं म्हणणार? आणि मी सांगू दुसरं बनेल म्हणून? शिवसेनेचंच करणार. मुंबईचा महापौरच नाही, पुढचा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री सुद्धा शिवसेना. मुंबई महानगर पालिका का जो हेड होगा वही सिर्फ नहीं, अगला मुख्यमंत्री जो है वो भी शिवसेना का ही होगा। ये कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, अभी से भविष्यवाणी कर रहे हैं। इसका मतलब जो है बीजेपी और शिवसेना में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और वाकई कुछ ठीक नहीं चल रहा। तो शिवसेना के लिए ये अपने आप में अहम था और इसीलिए उद्धव ठाकरे सामने आकर ये बात तो कह रहे हैं। उनका ये साफ तौर से कहना है कि हम 100 और 105 सीटों पर आगे आने की बात सोच रहे थे, लेकिन वो हम कर नहीं पाए। लेकिन कोई बात नहीं, जीत ज्यादा जरूरी होती है। हम आगे अभी भी रहे हैं और 5वीं बार ये विश्वास जताया है मुंबई की जनता ने। जो मुंबई का वोटर है उसने, अगर ये 50,50,000 जो वोटर हैं, अगर उन्होंने ये विश्वास जताया है तो अपने आप में ये खास बात है कि 5वीं बार ऐसा क्या बीएमसी में वो कर रहे हैं। बीएमसी को लेकर तमाम आरोप लगते हैं कि सड़क की स्थिति खराब है, और पानी की अगर हम बात करें, रखरखाव की बात करें, तो ये तमाम चीजों को लेकर आरोप लगते हैं कि गड्ढे हैं वहां पर, चीजें ठीक नहीं है और सड़क पर किसी भी तरह से रखरखाव नहीं देखने को मिलता, गंदगी देखने को मिलती है। लेकिन ऐसा सभी इलाकों में नहीं है, पूरी तस्वीर अलग भी है। काम तो हुआ है, लेकिन और भी काम करने की जरूरत है, और शायद इसीलिए 5वीं बार अब शिवसेना को चुना गया है। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास ऑप्शन 2 ही है, या तो बीजेपी के साथ जाएं या तो कांग्रेस के साथ चले जाएं। हालांकि कांग्रेस के साथ जाने वाला ऑप्शन शिवसेना नहीं अपनाएगी, ये तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं। तमाम रिपोर्ट्स में जो सामने आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है, और ऐसा पहले भी देखने को नहीं मिला है कि कांग्रेस के साथ जाएं। लेकिन बीजेपी के साथ भी क्या वो जाएंगे, क्योंकि संजय राउत शिवसेना की ओर से उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होगा, और अगर गठबंधन नहीं होगा तो सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि मुंबई में 2012 में जितनी सीटें बीजेपी को मिली थी उससे अब ये एक तरह से कहा जा सकता है कि बड़ी छलांग लगाई है बीजेपी ने। और अगर ये छलांग लगाई है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी ये जानती है कि शिवसेना हमारे बगैर सरकार बना नहीं सकती, और इसीलिए बीजेपी सामने से जाकर किसी भी तरह से नहीं कहने वाली कि हम समर्थन दे रहे हैं। और इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने बात भी कह दी कि कोर कमेटी हमारी इसका फैसला करेगी। लेकिन संजय राउत ने जो बयान दिया है वो अपने आप में खास है और बड़ा है, जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं होगा। गठबंधन नहीं होगा तो सरकार कैसे बनेगी, सरकार नहीं बनेगी तो क्या वाकई दोबारा इलेक्शन होंगे। कई तो ये भी कह रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं मराठी चैनल्स पर, ये कहा जा रहा है कि दोबारा भी इलेक्शन के चांसेस बन सकते हैं अगर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए कि एक दूसरे के साथ गठबंधन नहीं, हम दोनों अलग अलग रहेंगे। तब तो किसी भी तरह से बहुमत हासिल नहीं हो रहा, और बहुमत अगर हासिल नहीं होता तो बीएमसी में फिर एक बार इलेक्शन भी हो सकते हैं। तो कांग्रेस को साफ तौर से सीटें तो कम ही मिली हैं, और कांग्रेस में जो गुटबाजी हुई, गुरुदास कामत जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने जो उम्मीदवारों को चयन को लेकर जो गुरुदास कामत को बाहर का रास्ता दिखाया गया, इससे भी संजय निरुपम की छवि खराब हुई। अब जब हार मिल गई कांग्रेस को, तब वो उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और इस्तीफे की पेशकश भी कर रहे हैं। सुनिए। मुंबई की जनता का जो फैसला है उस फैसले को मैं स्वीकार करता हूं, और पिछले 2 वर्षों से मुंबई का अध्यक्ष बनने के बाद लगातार जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत हमने की है, और इन मेहनतों के बावजूद जनता ने जो फैसला दिया वो शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में है। इसको स्वीकार करना चाहिए, फिर नए सिरे से काम करने की तैयारी में जुटना चाहिए सब। हाँ, पार्टी के अंदर कुछ बड़े बड़े नेता हैं जो जानबूझ के प्रचार के दरमियान जिस तरीके से सार्वजनिक रूप से पार्टी के कामकाज के ऊपर टिप्पणी की, मुझ पर टिप्पणी की, एआईसीसी से जो लोग आते थे उनसे भी नहीं मिलना, उनकी बातें भी नहीं सुनना, ऐसे कुछ लोग जो पार्टी से अपने आप को बड़ा समझने लगे हैं, उनके भीतरघात की वजह से और उनके पार्टी विरोधी प्रचार की वजह से
ये सारा रिजल्ट निकल के आया और मैंने अपनी रिजिग्नेशन की ऑफर दे दी। अब इसके बाद कौन बनेगा क्या बनेगा बाद में देखेंगे, पार्टी को तय करना है आगे। असल में वो नेता कौन थे जो विरोध कर रहे थे और अंदर खाने से पार्टी को खत्म कर रहे थे? संजय निरुपम को नाम भी बता ही देना चाहिए था अगर वो इतनी बात कह रहे। हालांकि रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा वो आपको एक छोटे से ब्रेक के उस पार बताएंगे। तो 37,000 करोड़ के बजट वाली महानगर पालिका के साफ तौर से रिजल्ट निकलकर सामने आ चुके हैं और उसमें कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। संजय निरुपम ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसको लेकर कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने क्या कुछ कहा, हार को लेकर भी क्या कुछ कहा, सुनते हैं। बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो नतीजे आए हैं जिसमें कांग्रेस को शिकस्त मिली है, हम सर झुकाकर बम्बई की जनता के इस निर्णय को स्वीकार करते हैं कि हम मुंबई की समस्याओं को और मुंबई के नागरिकों की समस्याओं को और पुरजोर तरीके से उठाएं ताकि इन समस्याओं का निदान हो सके। जहां तक मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का प्रश्न है, मैंने ये देखा कि उन्होंने हार की जिम्मेवारी स्वीकार कर अपना इस्तीफे की पेशकश की है। इस पर पार्टी सही समय पर मंत्रणा के बाद उचित निर्णय लेगी। इसका मतलब अभी फैसला नहीं लिया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कुछ कहा जीत के बाद? जिस तरह से जीत मिली है बीजेपी को, जीत तो नहीं कहा जा सकता लेकिन बीजेपी ने छलांग तो लगाई ही है। सुनते हैं। मैं महाराष्ट्र की तमाम जनता का अभिनंदन करना चाहता हूं। देश में माननीय मोदी जी ने जो पारदर्शी प्रामाणिकता की राजनीति शुरू की और जिस राजनीति ने पूरे देश में एक विश्वास पैदा किया, आज उसी विश्वास को साथ देने का काम, उसी विश्वास को आशीर्वाद देने का काम मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने किया है। मुंबई की महानगर पालिका में बहुत बड़ी विजय हमको प्राप्त हुई है। माजिद मेनन साहब हमारे साथ एनसीपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। माजिद साहब, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और हम महानगर पालिका बीएमसी के चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप इस नतीजे को किस तरह से देख रहे हैं? मुझे ये नतीजे कोई आश्चर्यजनक नहीं लग रहे हैं। इसका कारण ये कि विशेष तौर पर अगर आपने एग्जिट पोल भी देखे होंगे 48 घंटे पहले, तो उन्होंने लगभग यही नक्शा बनाया था जो सामने आया है। कोई ज्यादा आश्चर्य की बात नहीं है। और वैसे भी मुंबई महानगर पालिका के चुनाव से पहले नोटबंदी से जो शोर था और जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको जिस तरह की दिक्कतें उठानी पड़ी थी कि अचानक उनके साथ धोखा किया गया, और पॉलिटिकल जो रूल सत्ता में थे उन्होंने सारा इंतजाम कर रखा था, बेहिसाब पैसा उनके पास था। उन्होंने, आप देखें कि मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने कितना पैसा खर्च किया है। अगर आप उसको देखें तो आप अंदाजा लगाएंगे करोड़ों रुपया फूंक दिया गया था। तो उसमें इतने उन्होंने सर, सभी पार्टियां ऐसे तो खर्च करती हैं। माजिद साहब, आप कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारा खर्च किया, उनके पास था, उन्होंने खर्च किया, लेकिन तमाम पार्टियां भी करती हैं। अब एनसीपी की अगर हम बात करें तो 9 सीटें सिर्फ मिली हैं सर, तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्या एनसीपी के नेतृत्व को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस ने तो हार स्वीकार कर ली है और कांग्रेस से संजय निरुपम ने इस्तीफा भी दे दिया है, तो एनसीपी जो 9 पर सिमट गई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन? और अखबारों में फ्रंट पेज पर पूरा फुल पेजेस किसके थे? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के। एक पेज पूरा भारतीय जनता पार्टी, एक पेज बताइए ना कौन सी पार्टी में इतनी हिम्मत थी जो इतना खर्च करता। तो ये तो, मगर इसका मतलब नहीं कि सिर्फ पैसों से चुनाव जीते जाते हैं। ये बात जरूर है कि इन दोनों के दरमियान एक दूसरे को गाली देकर अब चुनाव तो लड़ लिया। अब देखना ये है कि ये गालियां सच्ची थी या झूठी थी, अब 2 दिन में पता चल जाए। सर प्लीज हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। माजिद मेनन साहब हमारे साथ, शायना हिंसी जी बीजेपी से जुड़ गई हैं। शायना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने इतनी बड़ी छलांग लगाई है। 31 से सीधे अगर आप 81 पर पहुंचे हैं तो ये
बहुत बड़ी छलांग है, लेकिन माजिद मेनन साहब एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा खर्च तो इन्होंने किया, लंबे लंबे जो ऐड थे, सारे जो अखबार थे उनके फ्रंट पेज पर आपने दिए और इसी वजह से आपको ये सफलता मिली है। देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने अपने बलबूते ये इलेक्शन लड़ी है एक पारदर्शी सरकार के लिए और एक नेतृत्वशील सरकार के लिए। जो कोई ये सोचता है कि प्रचार करने से आपको कामयाबी मिलती है, तो कांग्रेस ने बहुत बार और एनसीपी ने स्वयं इतना खर्च करने के बावजूद वो इलेक्शन नहीं जीत पाए। लेकिन मैं मानती हूँ कि कम्युनिकेशन जो आप एक माध्यम के निमित्त इस्तेमाल करें, इसमें क्या हर्ज है। इलेक्शन के वक्त आप कभी कभी रैलीज चलाते हैं, कभी एडवर्टाइजमेंट्स, कभी ग्रुप मीटिंग्स, कभी गली नुक्कड़ के मीटिंग्स, कभी डोर टू डोर कैंपेन। अभी इसके प्रति आप टिप्पणी न करते हुए ये स्वीकार कीजिए कि जो जीता वही सिकंदर, और हम जिस तादाद में जीत के आए हैं उससे एक चीज स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पहले 32 कॉर्पोरेटर्स थे, आज के दिन में 3 गुना ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो जनता हमें स्वीकार कर रही है उससे बहुत सारे राजनीतिक दल को आपत्ति हो रही है। जी शाइना जी, अब जरा बीजेपी जो जीती है, जीत तो इसे नहीं कहा जा सकता, आपने छलांग लगाई है और लंबी छलांग इसे हम कह रहे हैं। जीत क्योंकि किसी की भी नहीं हुई है, 114 सीटें किसी को नहीं मिली है। लेकिन शाइना जी, अब आपका रुख शिवसेना को लेकर क्या होगा? क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने ये कहा है, उन्होंने जब बात रखी तो कोर कमेटी इसका फैसला करेगी, लेकिन आप मुंबई की सियासत को समझती हैं, महानगर पालिका की जो इलेक्शंस हुए हैं उसको भी समझ पाती हैं, ज्यादा नजदीक से आपने देखा है, तो आपको क्या लगता है किस तरह से शिवसेना के सामने अब बीजेपी जाएगी? क्या बीजेपी जाएगी भी या शिवसेना को खुद आना पड़ेगा? देखिए, ये निर्णय हमारे मुख्यमंत्री स्वयं लेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ये फिक्र करना है कि किस ढंग से मुंबई को एक स्थिर सरकार मिले, ताकि हम जो हमारे वचननामा में वादे थे वो किस ढंग से हम निभा पाए। हमने हमेशा बात की है अकाउंटेबल ट्रांसपेरेंट सरकार की, ट्रांसपेरेंट सरकार की। मैम, मेरे पास वक्त इतना ही है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। माजिद मेनन साहब, जो जवाब शाइना एनसीजी ने दिया है उस पर मैं आपसे जल्दी से प्रतिक्रिया चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि कम्युनिकेशन के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है, पैसा खर्च किया जाता है, रैलियां की जाती हैं, इसमें दिक्कत क्या है? नहीं, ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि वो सिर्फ पैसा खर्च करके जीते हैं। वो एक बड़ा फैक्टर होता है लोगों को अपनी तरफ रिझाने के लिए, जो उन्होंने इस्तेमाल किया। वो सत्ता में है, उनके पास बेहिसाब धन है, उन्होंने खर्च किया और उन्होंने उसका लाभ उठाया, वो बात ठीक है। मगर अब देखना, टेस्ट तो अब है कि उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस जो दोनों को गाली देते न थके पिछले 1 महीना, वो क्या अब महाराष्ट्र सरकार चलाएंगे या? बिल्कुल, ये आपने एक अहम सवाल उठाया है माजिद मेनन साहब। देखना तो अब यही है कि एक दूसरे के साथ जिस तरह से कन्फ्लिक्ट देखने को मिले, अब आने वाले दिनों में वो करते क्या है, एक साथ आ जाते हैं या फिर दूर दूर रहकर एक दूसरे के आने का इंतजार करते हैं। बहुत शुक्रिया माजिद मेनन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। तो महाराष्ट्र में भगवा परचम देखने को मिला है और उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और जो साफ तौर से बीजेपी की जो सियासत है महाराष्ट्र में उसको नजदीक से जानते हैं, समझते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले सुनते हैं। मुंबई में हम 35 से मेजोरिटी तक जाना बहुत कठिन था, पर मुंबई के कार्यकर्ताओं ने भी और बहुत अच्छे लड़ाई लड़ी है। मैं विशेष रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का और महाराष्ट्र के सभी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तो विकास के काम बड़े प्रमाण पर हुए हैं, उससे लोगों में विश्वास है कि हम विकास कर सकते हैं, वहाँ की तस्वीर बदल सकते हैं, उसके कारण ही जनता का ये समर्थन। देखिए, नोटबंदी के निर्णय के बाद भी जनता नाराज नहीं, उन्होंने हमको वोट दिया है। वैसे इस चुनाव में स्थानिक विषय ज्यादा थे, फिर भी राष्ट्रीय विषयों पर भी हमारे नीतियों का एक प्रकार से मतदाताओं ने समर्थन ही किया है और स्थानिक लेवल पर भी उन्होंने हमारी जो कार्य है उसको भी एक प्रकार से सराहा है।
कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम जळगावकर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पुरुषोत्तम जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और मैं आपसे इस बात पर समझना चाहूंगा सर कि कांग्रेस जो है वो पिछड़ी जरूर है, अब वो तीसरे नंबर पर पहुंच गई है, तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि संजय निरुपम ने कहा मैं जिम्मेदार हूं, और कहीं और जगह से जो कहा मिलिंद देवड़ा कह रहे हैं कि इसी तरह की पॉलिटिक्स क्या होगी। यानी कि आप पूरी तरह से क्या संजय निरुपम को ही जिम्मेदार मानते हैं, या जो गुटबाजी भी देखने को मिली थी पार्टी में वो भी जिम्मेदार एक वजह बनी जिससे आपकी हार हुई? नहीं सर, ऐसा है ना कि यहाँ पे ना संजय का दोषी है या बाकी के नेता। गठबाजी तो हर पार्टी के अंदर होती है, रहती है, आप तो जानते हो सब। लेकिन कि हमारे विचार हम जनता तक पहुंचा नहीं सकते हैं। अच्छा, जैसे हमने जो काम किए थे, हमारी सरकार थी, मोनोरेल से लेके जितने भी काम हम लोग किए हैं वो हम लोगों तक पहुंचे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। कार्यकर्ता के अंदर पूछना चाहिए, जनता तक पूछना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा था। तो ये असफलता किसकी है? क्या ये आप लोगों की असफलता नहीं है? जो नेतृत्व संभाल रहे थे उनकी असफलता नहीं है कि वो लोगों तक अपने काम को नहीं पहुंचा पाए, अपने विचार को नहीं पहुंचा पाए? और सीधे तौर पर सर, इसमें कांग्रेस की एक अग्नि परीक्षा ये भी थी कि जो नोटबंदी को लेकर आपने विरोध किया था, क्या जनता आपके साथ है या नहीं, इसको लेकर भी इसमें सामने आया। जब आपको पीछे कर दिया इसका मतलब जनता आपके साथ है नहीं। तो नेतृत्व क्या फेल हुआ है, क्या आप ये मानते हैं? नहीं, जनता को पता है, हम भी खुद एक जनता है। हम लोग भी खुद जाते हैं एटीएम में, हमने देखा है कितना तकलीफ, हम लोग खुद को तकलीफ हो गए है। लेकिन इस इलेक्शन में क्या हुआ है आपको बताओ कि सरकार इनकी है, इन्होंने इतना, मैं भी अभी इलेक्शन में मैं भी लड़ रहा था 70 वार्ड से, मैंने देखा है पैसा दारू सब आ रहा है हम लोग के सामने। और ये लोग ने इतने ये पाबंदी लगा के रखी है, जो सरकार है बीजेपी और शिवसेना की सरकार है। हमने देखे कितना पैसा बांटा गया, 5-5 हजार के घर में। लेकिन हाँ, वो पैसे कौन नहीं बांटता सर, ये तो सब समझ रहे हैं कि पैसे बांटे गए होंगे, शराब भी बांटी गई होगी, आप लोगों की ओर से भी जो किया गया होगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि कांग्रेस की ओर से नहीं किया गया होगा। ठीक है, इस पर तो बात करनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि इनकी सरकार है तो इन्होंने पूरा इस्तेमाल किया सरकार की मशीनरी का, ये आपने आरोप लगाया। तो क्या 5 साल पहले जब आपकी सरकार थी तो आपने भी ऐसा ही किया था कांग्रेस के साथ जब आपकी सरकार थी, जब एनसीपी के साथ आपकी सरकार थी? हेलो, कांग्रेस अपने विचार लेके जाती है, बरोबर है। कांग्रेस की विचारधारणा ही अलग है, लोगों की सेवा करना, लोगों तक अपने प्रोजेक्ट पहुंचाना, यही अपना काम है। बाकी झूठे वादे करना हमको आते ही नहीं है, हम सच्चे वादे करते। आज जिस दिन में जिस वार्ड के अंदर घूम रहा था, जहाँ पे शिवसेना का हम एमएलए थे और शिवसेना की नगर सेविका, जिस वार्ड में मैं घूमा हूँ, पानी की इतनी समस्या है। मैं लोगों से खुद जाके देखा हूँ, एक एक घर में मोटर लग रही है, हर घर में जो चाली के अंदर मोटर लगी है, पानी नहीं आ रहा है। इतना सब होने के बाद भी आखिर में जनता का कौल है, हमको तो स्वीकार करना पड़ेगा। जनता ने जो कहा है वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन पुरुषोत्तम जी, आप कह रहे थे कि मैं भी एक जगह से चुनाव लड़ रहा था, तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं सर कि आपकी हार का कारण आप क्या समझते हैं? क्या आप भी अपने विचारों को लोगों तक नहीं पहुंचा पाए? क्या वहां की जनता ने आपके विचारों को निग्लेक्ट किया, आपके विचारों को नजरअंदाज कर दिया, या फिर कोई और वजह है आपके हार की? मैं बोला ना कि जो पैसे का जो अटक हुआ ना मेरे, इसलिए तो बहुत ही हो गया। अच्छा। बहुत यानी हिसाब के बारे में हमारा जो वार्ड था कि उसके अंदर जैसे माइनॉरिटी वोट थे, उत्तर भारतीय वोट थे, और वो तो थोड़ा सा वो गेम था उसके अंदर कि कुछ लोगों ने उत्तर भारतीय को पक्ष खड़ा करके वो वोट जो कांग्रेस को मिलते हैं वो वोट घुमाए गए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि वोट काटे गए और पैसे का खेल बहुत ज्यादा देखने को मिला, इसलिए मेरी हार हुई। तो पुरुषोत्तम जळगावकर साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पुरुषोत्तम जळगावकर जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनकी हार हुई है, उनकी हार की वजह जो है उससे, उस चश्मे से हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस की हार क्यों हुई है। कांग्रेस अपनी बात को ना पहुंचा पाती है, ना उसके पास पहुंचाने के लिए कुछ है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीएमसी में जो बीजेपी ने छलांग लगाई है उस पर क्या कुछ कहा, सुनते हैं। गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी तबके भाजपा के साथ। पहले एक समय था जब गरीब कांग्रेस के साथ हुआ करता था। कांग्रेस ने ऐसी जनविरोधी नीति अपनाई
कि अब गरीब ने ही करनी काट ली कांग्रेस से और वो भाजपा के साथ आ गया। तो भाजपा को सभी वर्गों का समर्थन मिला। ये बहुत जबरदस्त जीत है। ये जीत आने वाले दिनों में भारत में कैसी राजनीति होने वाली है इसका ये प्रमाण है, सबूत है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हम खुश। तो भारतीय जनता पार्टी खुश है और वो जीत है ट्रांसपेरेंसी की, ये भी कहा जा रहा है। और शहनवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। महाराष्ट्र के अंदर हर जगह भाजपा ही भाजपा दिख रही है। पूरा देश राष्ट्र नरेंद्र मोदी जी के साथ है, महाराष्ट्र भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेशन है मुंबई का बीएमसी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपार सफलता प्राप्त की है, तो ये प्रमाण तो है ही कि राष्ट्र भी और महाराष्ट्र भी बीजेपी के साथ फिलहाल तो नजर आ रहा है, जिस तरह के नतीजे सामने आए। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। महाराष्ट्र के अंदर मोदी देवेंद्र फडणवीस ने पुनः एक बार विश्वास व्यक्त किया है, इस बात की हमें बहुत खुशी है। मुंबई की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास में पहली बार शिवसेना वहीं के वहीं है, कांग्रेस एकदम नीचे गई और भारतीय जनता पार्टी 30 से लेके सीधी 70, 75, 77 की ओर आगे बढ़ रही है। मतों की दृष्टि से लगभग शिवसेना भाजपा बराबर जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि मुंबईकर चाहते हैं पारदर्शिता, मुंबईकर चाहते हैं देवेंद्र फडणवीस का विकास। तो पहले तो शिवसेना को ऐसा लग रहा था कि ये सीधे तौर पर हमारी ही जीत है और हम ही जीत रहे हैं, हम ही आगे हैं। और इसी में उत्साह में आकर मनीषा कांडे हैं, शिवसेना की प्रवक्ता के रूप में बैठती है, शिवसेना की नेता हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो भी सुन लेते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि शिवसेना की जीत होगी और हम जो 115 का जो मैजिक फिगर है उससे ऊपर ही हमें सीटें मिलेंगी। और जिस प्रकार का नेतृत्व माननीय उद्धव जी ठाकरे ने उनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास हर शिव सैनिक ने जताया है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने युति तोड़ी और शिव सैनिकों ने जिस प्रकार से काम किया है, जिस प्रकार वो कनेक्टेड है, सभी लोग मानते हैं कि केंद्र में चाहे कोई भी आए मगर मुंबई के लिए शिवसेना ही ठीक है, क्योंकि ट्राइड है, टेस्टेड है और काम करके दिखाया है। एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पार्टी है, रिजल्ट ओरिएंटेड पार्टी है और मुंबई के लिए शिवसेना ही ठीक है। मुंबई के लिए शिवसेना ही ठीक है, तो मुंबई में शिवसेना ही 84 सीटों के साथ आगे भी आई है। अब इनको गठबंधन करना पड़ेगा। स्नेहल आंबेकर, नेता शिवसेना, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। स्नेहल जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और सबसे पहले आपका अभिनंदन की 84 सीटें मिली, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह से आप बहुमत पर नहीं पहुंच पाई। इसकी क्या वजह है? इस पूरे चुनाव के रिजल्ट को आप किस तरह से देख रही हैं? मेरे ख्याल से जो अपेक्षित था वो थोड़ा सा कहीं पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन बहुमत हम लोग ने वन साइड निकाला है। इसका सभी श्रेय हमारे पक्ष में उद्धव जी ठाकरे जी और हमारे सभी शिव सैनिक को इनको जाता है। जो मेहनत उन्होंने की वो काबिले इसके लिए अच्छा ही है। अभी हमारे पक्ष में उद्धव जी ठाकरे जो निर्णय लेंगे वो हमें स्वीकारेगा। अभी तो उसके ऊपर थोड़ा चर्चा होगी और उसके बाद हम निर्णय बताएंगे, लेकिन हम लोग बहुत खुश है कि सोमवार पे हम लोग अच्छी तरह से आ गए। लेकिन स्नेहल जी, अभी उद्धव ठाकरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें तो वो ये कह रहे थे कि हमारी उम्मीद तो थी 100 से 105 तक हम पहुंच जाएं, उससे भी आगे बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन हम 84 पर आ गए हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, जीत हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बीजेपी के उभार को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि शिवसेना का एक तरह से कहा जाता था कि एक छत्र शासन है बीएमसी पर, लेकिन अब जिस तरह से आई है सामने बीजेपी, उसके बाद आपका एक छत्र शासन नहीं रहेगा। अब तो आपको किसी भी तरह से गठबंधन करना पड़ेगा, और वो भी समानांतर गठबंधन, जिसमें आपको उतने ही अधिकार बीजेपी को भी देने पड़ेंगे जितने शिवसेना के पास होंगे। निर्णय लेंगे जो गठबंधन जिसके साथ करना है, उसके लिए हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे सक्षम है, वो उसके ऊपर निर्णय लेंगे। क्या गठबंधन हो सकता है मैम? हमारे क्या गठबंधन हो सकता है? क्या आपको, नहीं स्नेहल जी, क्या आपको लगता है कि गठबंधन हो सकता है?
गठबंधन तो करना ही पड़ेगा ना, किसी को तो बहुमत नहीं है। हाँ, तो बीजेपी के साथ ही होगा मतलब? नहीं, वो मैं अभी नहीं बता सकती। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये गोलमोल जवाब निकलकर सामने आ रहा है। तो अभी बीजेपी के साथ नहीं बताया जा रहा है, लेकिन लगभग ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ ही गठबंधन होगा। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो 5वीं बार शिवसेना पर विश्वास दिखाया है मुंबई की जनता ने। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें, 84 सीट पर शिवसेना का कब्जा है। 227 में से बीजेपी 81 सीट लेकर दूसरे नंबर पर आई है, जो कि 2012 में 31 सीटों पर थी। 30 सीटों के साथ कांग्रेस तीसरे नंबर पर है। कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी के तौर पर सामने है। 10 सीटों के साथ एनसीपी चौथे नंबर पर है और साफ तौर से एनसीपी भी चौथे नंबर पर ही खिसक गई। लेकिन राज ठाकरे को उम्मीद थी कि वो तीसरे या दूसरे नंबर पर आएंगे, वो तो 5वें स्थान पर पहुंच गए। और सीधा सवाल अब उनके करियर पर और उनके नेतृत्व पर। ठाणे को छोड़कर दूसरे नगर निकायों पर भी बीजेपी का कब्जा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जनादेश पर जनता का शुक्रिया अदा कहा। जैसा कि आपने सुना भी, फडणवीस ने क्या कुछ कहा। 10 निकाय, 25 परिषद, 283 समितियों में भगवा परचम देखने को मिला है। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है। महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई, शिवसेना बनी नंबर 2। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी अगुवाई में है। देश की सबसे अमीर नगर पालिका पर शिवसेना बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। 20 साल से ये एक साथ थे, लेकिन अब अलग हो गए थे। बीजेपी का मुंबई निकाय चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन कहा जाएगा इसे। जनादेश ने राष्ट्रवाद को सलाम किया, नोटबंदी का समर्थन किया और बीजेपी को आगे रखा। 2012 के मुकाबले बीजेपी को 2 गुनी सीटें दी हैं। बीएमसी के लिए इस बार रिकॉर्ड करीब 55% मतदान हुआ था। बहुत ज्यादा इसे नहीं कहा जा सकता। बीएमसी में चुनाव वैसे कम ही होता है। इलेक्शन में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संभाली थी प्रचार की कमान और उन्होंने कह भी दिया था कि अगर मैं हारता हूं तो जिम्मेदारी मेरी है। हार होने पर जिम्मेदारी लेने को भी फडणवीस तैयार थे। प्रकाश सर्वे शिवसेना के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जो जवाब स्नेहल जी ने हमें नहीं दिया, उसका जवाब हम प्रकाश जी से लेने की कोशिश करेंगे। कोशिश ही हम कर सकते हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। और सबसे पहले तो शिवसेना 84 सीटें लेकर अभी किस ओर जाएगी, इस पर आपको क्या लगता है? उद्धव ठाकरे ने किसी भी तरह से बात को नहीं सामने रखा। उनका कहना है कि अभी हम बताएंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि शिवसेना आप किस ओर जा सकती है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो गठबंधन करना पड़ेगा अगर सरकार बनानी है। अभी हमारे पक्ष नेतृत्व जो निर्णय लेंगे वो सबको मंजूर होगा जी। इसके लिए अभी उनकी सब रणनीति चालू है। हाँ। अभी का बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। तो किसके साथ जा सकते हैं? अगर बीजेपी नहीं तो आपके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? क्या कांग्रेस? अभी ये तो आज नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जी कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ना। प्रकाश जी, माजिद मेनन साहब एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े थे। उन्होंने कहा कि आप लोग इसलिए जीते हैं क्योंकि आपकी सरकार थी और आपने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया, बहुत ज्यादा खर्च किया और इस वजह से आपकी जीत हुई है। तो इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे सर? आरोप है। हाँ, हमारी शिवसेना जीती है अपने बलबूते पे जीती है। ऐसा होता तो फिर हम सबसे आगे 110, 140 पे 30 पे जाते थे ना। आज मेरे मतदान क्षेत्र में मैंने 7 में से 6 सीट चुन के निकाली है। हाँ। आज मेरा जनसंपर्क करके हुआ ना उतना। बिल्कुल। और मैंने कैंडिडेट उस टाइप से चुने। हाँ। और साहब को मैंने बोला कि साहब ये कैंडिडेट दे दो, मैं इसे निकाल के देता हूँ। हाँ।
तो प्रकाश जी, आपने भी तो पूरी सियासत देखी है। ठीक है कि अभी शिवसेना कुछ नहीं बोल सकती, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं बोल सकते, आप भी कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जो आपने अभी तक सियासत देखी है उसमें क्या आपको लगता है, क्योंकि बीजेपी के साथ ना जाने की बात तो तब भी होती थी जब महाराष्ट्र में सरकार बनानी थी, लेकिन वो बीजेपी के साथ चले गए, तो आपको ये पूरी सियासत देखकर क्या ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी के ही साथ शिवसेना ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी, क्योंकि जो राष्ट्रवाद की बात है, जो देश की बात है, वो लेकर आप ही लोग, हिंदुत्व की बात है, उसको लेकर आप दोनों ही पार्टियां जो हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे एक दूसरे के साथ। कांग्रेस के साथ गठबंधन तो बड़ा अजीब ही हो जाएगा। हमने कब बोला कि ऐसा होने वाला है? आप थोड़ा इंतजार कीजिए ना, आगे आगे देखो होता है क्या। विकल्पों पर बात हो रही थी और इसलिए मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा था। आपको क्या लगता है, कुछ आपका नजरिया है सर? सर, पक्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो हमें मंजूर होगा और पक्ष नेतृत्व अच्छा ही निर्णय लेंगे। चलिए प्रकाश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत कोशिश कर रहा हूं कि शिवसेना के नेताओं से कुछ बात निकाल पाऊं और बीजेपी के लोगों से भी बीजेपी तक क्या वो पहुंच पा रही है, लेकिन उसके बावजूद नहीं आ रही, क्योंकि नेता पूरे सीखे सिखाए होते हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि जब तक नेतृत्व से कुछ ना आवाज आए तब तक कुछ बोलना नहीं है। तो ये अहम चुनाव क्यों है? सबसे अमीर महानगर पालिका है, 37,000 करोड़ का बजट है, 20 साल से बीएमसी पर शिवसेना बीजेपी के गठबंधन का कब्जा था और इस बार गठबंधन टूटा। जैसे कि महाराष्ट्र में भी शिवसेना और बीजेपी साथ में चुनाव लड़ने वाली थी, वो अलग हो गए, वहां पर भी अलग से चुनाव लड़ा, बाद में एक साथ आ गए, सरकार बना ली। बीएमसी चुनाव के लिए 91,80,000 वोटर हैं, पूरे कभी भी वोट नहीं करते। जो आंकड़ा अगर आप देखेंगे पहले भी चुनाव का, तो 44, 41 और 43 का ही आंकड़ा था। इस बार 55% हुआ है, रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इस बार 55% वोटिंग हुई, यानी करीब 50,50,000 ने वोट किया। 91 लाख लोगों में से अगर सिर्फ 50,50,000 ने वोट किया है, तो ये जो मुंबईकर हैं, जो आप मुंबईकर हैं, अगर आप देख पा रहे हैं तो यह आपकी गलती भी है कि आपने वोट नहीं दिया, इसीलिए 55% वोटिंग हुई है। और अगर आप अब इन नतीजों पर खुश नहीं हैं और आपने वोट भी नहीं किया है, तो आपको साफ तौर से आत्ममंथन करने की जरूरत है। मुंबई में सड़क, पानी और स्कूल बीएमसी के अंदर ही आते हैं, बीएमसी के अंदर ही ये तमाम चीजें आती हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए इसी पर ज्यादा विश्लेषण के लिए। दिवाकर जी, इस चुनाव के नतीजों पर क्या कहता है आपका विश्लेषण? 84 और 81 को लेकर ये दोनों पार्टियां किस ओर जा सकती हैं? पहले तो ये स्पष्ट है कि यहाँ पर भगवा परचम लहरा उठा और कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस जैसी पार्टियों को अब आत्ममंथन करना होगा। पहली बात जो ये है वो सामने आ रही है, क्योंकि एक मिनी विधानसभा चुनाव की तरह बीएमसी का और नगर निकाय का चुनाव हुआ स्वप्नेश। तो पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, शिवसेना और भाजपा, इन दोनों को अब ये समझना होगा कि भगवा परचम के तहत पब्लिक उनसे चाहती है कि वो एक साथ रहें और एक साथ विकास का जो कार्य वो कर रहे हैं, जो बीड़ा उन्होंने विधानसभा में उठाया था, उसको आगे बढ़ाएं। इसलिए जो उनकी अंदरूनी लड़ाई है, आपस की लड़ाई है, गठबंधन की लड़ाई, वो पब्लिक नहीं पसंद करती, इसका संकेत है और ये कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के नेता समझ चुके हैं। तो ये इससे दूसरी बात स्पष्ट होती है। अभी चूंकि शुरुआती परिणाम आए हैं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बड़े बड़े नेता अपनी बात कर रहे हैं स्वप्नेश, लेकिन ये स्पष्ट है कि इन दोनों को बीएमसी में भी एक साथ होकर के लोगों के लिए जन कल्याण के काम करने होंगे। लेकिन दिवाकर जी, साफ तौर से संजय राउत ने बयान दिया शिवसेना की ओर से, वो कि बीजेपी के साथ वो कतई नहीं जाएंगे। इस बयान के क्या मायने हैं? अगर वो इस तरह का बयान देते हैं नतीजे आने के बाद, तो क्या समझा जाए? क्या कांग्रेस और एनसीपी किसी तरह का ऑप्शन हो सकता है शिवसेना के लिए? मैं सुबह से ही बीएमसी के चुनाव परिणामों पर बना हुआ हूं। मैं जो देख रहा हूं, संजय राउत का ये बयान लगभग 11-12 बजे के करीब आया था, जब शिवसेना जो है वो एकाएक बहुत ज्यादा लीड कर रही थी। अच्छा। लेकिन उसके बाद अपराह्न अर्थात 2 बजे के बाद जिस तरह से बीजेपी ने गेन किया है, उसके बाद से उनके नेताओं के इस तरह के बयान आने बंद हो गए। बहुत शुक्रिया दिवाकर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 11 बजे संजय राउत का ये मूड था, और अगर 11 बजे था तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, उनको लग रहा था कि हम ही आगे जाएंगे। तो शिवसेना के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई थी, अस्तित्व बचा लिया। बीजेपी के लिए समर्थन की लड़ाई थी, समर्थन भी पा लिया। लेकिन कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई थी और वो साख
खो चुकी है वो। तो महाराष्ट्र में भगवा परचम सामने आ चुका है। फिलहाल दीजिए इजाजत। जय हिंद।